नमस्कार मित्रों, मैं धर्मेंद्र कुमार बांसल, कानून गो। वैदिक ज्योतिष की कक्षा में आपका स्वागत करता हूं। आज कक्षा काफी लंबे समय के बाद है और ये हमारी 28वीं कक्षा है। देखिए, जब आप कोई सब्जेक्ट पढ़ते हैं या कोई आपको पढ़ाता है तो कई बार कक्षा होने के बाद भी प्रश्न आ जाते हैं। तो जो पहले की 27 कक्षा थी उसमें हमने आपको 27 नक्षत्रों के नाम बताए, यह भी बताया कि ये नक्षत्र शरीर के किस अंग पर है और इसका स्वामी कौन है। सबसे पहले तो हर व्यक्ति की जिज्ञासा होती है, वैदिक ज्योतिष मेरे बारे में क्या कहता है। तो वैदिक ज्योतिष में जो फलित का ढंग है उसका आरंभ होता है आपके जन्म नक्षत्र से। आपका जन्म नक्षत्र कौन सा होता है? आपके जन्म के समय चंद्रमा जिस नक्षत्र में है वो आपका जन्म नक्षत्र है, और उस नक्षत्र के जिस चरण में है, एक नक्षत्र के 4 चरण हैं, तो उस नक्षत्र के जिस चरण में आपका जन्म हुआ है उसके आधार पर आपके नाम का पहला अक्षर जोशी लोग बताते हैं। तो कुल 27 नक्षत्र है। एक और नक्षत्र है जिसे अभिजीत कहते हैं, इसके कोई अंश नहीं होता। तो ये 27 नक्षत्र वायुमंडल में, जो ये 360 अंश का वायुमंडल हम मानते हैं, इसके जब हम 27 भाग करते हैं तो वह 27 नक्षत्र है, और जब इसके हम 12 भाग करते हैं वो 12 राशि। तो आज का विषय है आपके जन्म नक्षत्र से क्या फल है। तो हम पहले नक्षत्र से शुरू करेंगे। सबसे जो पहला नक्षत्र है वो है अश्विनी। इसका स्वामी केतु है। काल पुरुष के शरीर पर इसका स्थान सिर पर है। देखिए, यदि आपका जन्म अश्विनी नक्षत्र में है और इसका स्वामी केतु अगर कुंडली में अच्छे स्थान पर नहीं है तो काल पुरुष के शरीर पर इस नक्षत्र की जहां जगह है उस स्थान पर कोई तिल, चोट का निशान या सर्जरी का निशान हो सकता है। देखिए, अश्विनी नक्षत्र में जन्म लेने से केतु का प्रभाव तो आपके जीवन में रहेगा ही रहेगा, लेकिन अश्विनी नक्षत्र मेष राशि में आता है। मेष राशि का स्वामी मंगल है। अश्विनी नक्षत्र में जन्म लेने से आपके जीवन पर केतु और मंगल दोनों का प्रभाव रहेगा। दूसरा जो नक्षत्र है वो है भरणी। इसका स्वामी शुक्र है। ये हमारे माथे पर है। अब अगर शुक्र भी अच्छा नहीं है कुंडली में तो माथे पर सफेद रंग के दाग हो सकते हैं और शक्ति की कमी हो सकती है। शुक्र पत्नी को कहते हैं, पत्नी के संबंध में नेगेटिविटी हो सकती है। तीसरा नक्षत्र है कृतिका। इसका स्वामी सूर्य है। इसका अंग है ये हमारी आईलिड्स, भवें। देखिए, अगर कृतिका नक्षत्र में जन्म है और सूर्य आपकी कुंडली में अच्छी स्थिति में नहीं है, अच्छी स्थिति का मतलब है शत्रु की राशि में है, नीच का है, यानी जब अशुभ स्थिति में या अशुभ भावों में सूर्य है और कृतिका नक्षत्र का जन्म है तो आपकी भवों पर या तो बहुत अधिक बाल होंगे या कम बाल होंगे, या वहां चोट का निशान भी हो सकता है। सूर्य राजा और पिता से संबंधित है। तो अगर कृतिका नक्षत्र का जन्म है और सूर्य अच्छी स्थिति में नहीं है तो राजा से भी लाभ नहीं होगा, पिता से भी लाभ नहीं होगा। चौथा नक्षत्र है रोहिणी। देखिए, रोहिणी नक्षत्र
का स्वामी चंद्रमा है। कालपुरुष के स्थान पर इसका स्थान आंखों पर है। अब चंद्रमा वैसे तो कोई निशान नहीं देता है। चंद्रमा से मानसिक रोग होते हैं या माता का पक्ष नेगेटिव हो जाता है। और रोहिणी नक्षत्र का स्वामी चंद्रमा, और आपका जन्म भी रोहिणी नक्षत्र में है और चंद्रमा नीच का है, तो आपको नेत्र ज्योति कम हो सकती है, आंखों की रोशनी कम हो सकती है। 5वां नक्षत्र है जी मृगशिरा, इसका स्वामी मंगल है। इसका स्थान है नाक, यानी कि ये हमारे नाक का आगे का भाग है। यहाँ कालपुरुष के शरीर पर मृगशिरा नक्षत्र की स्थिति मानते हैं। अब अगर मंगल आपकी कुंडली में अशुभ है तो ये या तो चोट का निशान देगा या लाल रंग के तिल देगा। मंगल नीच का है तो शरीर पर जलन के निशान भी, यानी बर्निंग के निशान भी हो सकते हैं। मृगशिरा नक्षत्र के जन्म में मंगल अगर शुभ नहीं है तो नाक के ऊपर भी तिल हो सकता है, नाक से संबंधित रोग भी हो सकते हैं, नाक पर चोट भी लग सकती है। और मंगल क्योंकि भाई से संबंध रखता है, मृगशिरा नक्षत्र में जन्म हो और मंगल शुभ ना हो तो भाई से भी आपके संबंध अच्छे नहीं होंगे। 6वां नक्षत्र है आर्द्रा, इसका स्वामी राहु है, इसे कानों पर बांधते हैं। राहु, देखिए राहु कोई एग्जिस्ट नहीं करता, राहु का अस्तित्व नहीं है। 9 ग्रहों में से 7 हम आसमान में देख सकते हैं, राहु केतु की सिर्फ कल्पना है। तो राहु का प्रभाव भी ऐसा ही होता है, वहम हो जाना, डर लगना। भूरे रंग के तिल भी दे देता है राहु। राहु अगर कुंडली में अच्छा नहीं है तो कान पर या तो कान की कीर्ति ठीक नहीं होगी या कान पर तिल या चोट का निशान हो सकता है। लेकिन अगर आर्द्रा नक्षत्र का जन्म है, राहु अच्छा नहीं है, तो ये व्यक्ति वहमी होते हैं, हमेशा भय में रहते हैं। और अगर सप्तम स्थान में राहु की स्थिति हो और वहां शुभ ना हो और आर्द्रा नक्षत्र का जन्म हो तो ये व्यक्ति अनसोशल रिलेशन बना लेते हैं, असामाजिक संबंध बना लेते हैं। 7वां गुरु का नक्षत्र है पुनर्वसु। देखिए पुनर्वसु नक्षत्र के बारे में थोड़ा कंफ्यूजन है हमारे जोशी लोगों को, यानी अलग अलग पुस्तकों में अलग अलग दिया है। पुनर्वसु नक्षत्र का कुछ पुस्तकों में कालपुरुष के शरीर पर स्थान बताया है गाल, और कुछ पुस्तकों में नाक का जो ये अग्रभाग है, नोज हेड जिसे बोलते हैं, ये पुनर्वसु नक्षत्र का स्थान माना गया। यदि आपका नाक आपके चेहरे की एवरेज से छोटा या बड़ा दिखाई देता है तब भी पुनर्वसु नक्षत्र में जन्म है और गुरु अच्छा नहीं है कुंडली में। लेकिन अगर आपके किसी अंग पर कुछ यूनिक है, यूनिक का अर्थ है जो दूसरे लोगों का नहीं होता, किसी की 6 उंगली है या कोई अंग कट गया है या कुछ अंग जन्म से ही विकृति लिए हुआ है, तो ये सभी चीजें गुरु के कारण होती हैं। गुरु तिल नहीं देते। गुरु जिस ग्रह के साथ होते हैं ना, उस ग्रह के रंग के तिल देंगे। मान लीजिए गुरु मंगल के साथ है और गुरु अच्छी स्थिति में नहीं है तो मंगल का रंग लाल है, तो गुरु के कारण शरीर के उस अंग पर चोट का निशान या अंग भंग भी हो सकता है। देखिए देवगुरु के बारे में एक और हमारे ज्योतिष में धारणा है कि देवगुरु बृहस्पति अच्छा या बुरा जो भी फल देते हैं जीवन में देरी से देते हैं, मध्यम आयु के बाद देते हैं। 8वां नक्षत्र पुष्य है, पुष्य नक्षत्र शनि का है। पुष्य नक्षत्र का स्थान हमारे होंठ होता है। देखिए ये जो नाक और होंठ के बीच की जगह है ना, पुनर्वसु नक्षत्र और पुष्य नक्षत्र यानी गुरु का नक्षत्र और शनि का नक्षत्र, तो जहां हमारी मूंछ है ये गुरु और शनि का कंबाइंड क्षेत्र है। यदि ये एवरेज से ज्यादा चौड़ा है तो जनाना मर्दाना हो जाएगा, मर्दाना जनाना हो जाएगा, यानी पुरुष स्त्रियों की तरह करेंगे और स्त्री पुरुषों की तरह करेंगे। और अगर ये बहुत ज्यादा छोटा हो जाए
तो पुरुष में ज्यादा पुरुष तब आ जाएगा, यानी वो क्रूर भी हो सकता है। और महिलाओं में ज्यादा महिला तब आ जाएगा, ज्यादा वो फेमिनियन हो जाएंगी, ज्यादा शर्मीली हो जाएगी। देखिए पुष्य नक्षत्र शनि का है, और शनि अगर कुंडली में अच्छा नहीं है तो होंठ पर तिल भी हो सकता है काले रंग का। देखिए हमारे जो होंठों की आकृति है ना, वो सप्तम भाव से मानते हैं कुंडली में, और कालपुरुष के शरीर पर पुष्य नक्षत्र होठों पर है, तो आपके जो होठों की आकृति है वो कुंडली में शनि की स्थिति दिखाती है। यदि अगर आपके होंठ अट्रैक्टिव हैं, अच्छे लगते हैं, तो आपकी कुंडली में शनि अच्छा है। 9वां नक्षत्र है जी अश्लेषा, इसका स्वामी बुध है। इसका स्थान यहाँ है चिन्ह पर, ठुड्डी। देखिए आपका बचपन कठिनाई में बीता, या आप पैम्पर्ड बेबी थे, इसके बारे में फेस रीडिंग में हम बोलते हैं ठुड्डी से पढ़िए, चिन्ह से पढ़िए। अगर चिन्ह में डंप है, 11 डंप है, तो बचपन बहुत हार्डनेस में बीता। चिन्ह प्लेन है तो आप पैम्पर्ड बेबी थे। अश्लेषा नक्षत्र का स्वामी बुध है, और अश्लेषा नक्षत्र में आपका जन्म हुआ है, तो बुध अगर कुंडली में नहीं है तो ठुड्डी पर चरम रोग भी हो सकता है, चमड़ी पर कोई निशान भी हो सकता है। देखिए बुध हमारी वाणी का कारक है। अश्लेषा नक्षत्र में जन्म है और बुध की स्थिति अच्छी नहीं है, तो आप रूखा बोलने वाले भी हो सकते हैं, गाली भी निकाल सकते हैं, यानी अनपार्लियामेंट्री भाषा भी आपकी हो सकती है। हकलाना या तुतलाना भी बुध से संबंध रखता है। 10वां नक्षत्र है जी मघा, इसका स्वामी केतु है। देखिए मघा नक्षत्र की स्थिति यहां मानते हैं गले पर, इसका स्वामी केतु है, और केतु अगर अच्छा नहीं है तो गले से संबंधित रोग हो सकते हैं। देखिए केतु काम इच्छा बढ़ाता है। केतु के जितनी भी जीवन में सर्जरी अगर आप फेस करते हो ना, वो केतु के कारण। मघा नक्षत्र में आपका जन्म है, कुंडली में केतु अच्छी स्थिति में नहीं है, तो जीवन में आपको सर्जरी भी फेस करनी पड़ सकती है, शल्य क्रिया भी जीवन में हो सकती है। 11वां नक्षत्र पूर्वा फाल्गुनी है, इसका स्वामी शुक्र है। इसके जो कालपुरुष के शरीर पर इसका स्थान हमारे शोल्डर पर गिना गया, कंधों पर गिना गया। देखिए कोई व्यक्ति ऐसे चलता है, उसके कंधे हमेशा झुके रहते हैं, या बिल्कुल वो सावधान की मुद्रा में चलता है। आपका कंधा आपका पराक्रम बताता है, वर्किंग कैपेसिटी बताता है। आप अगर बहुत ज्यादा झुककर चलते हो, हमेशा आपके कंधे ढीले रहते हैं, तो आपका 3रा और 11वां घर कुंडली में अच्छा नहीं है, यानी पराक्रम और इनकम डिस्टर्ब है। पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र का स्वामी शुक्र है, और शुक्र अगर कुंडली में अच्छा नहीं है तो ये व्यक्ति थोड़े से दब्बू होते हैं, इनके कंधे झुके हुए होते हैं। और क्योंकि शुक्र पत्नी को रिप्रेजेंट करता है, तो अगर पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में आपका जन्म है और शुक्र अच्छा नहीं है, तो पत्नी का पक्ष भी नेगेटिव हो जाता है। 12वां नक्षत्र है जी उत्तरा फाल्गुनी, इसका स्वामी सूर्य है। इसका स्थान हमारे हृदय पर मानते हैं, हमारे दिल में। देखिए जितनी भी ऊर्जा है, जितनी भी एनर्जी है, पृथ्वी को सूर्य से मिलती है। सूर्य कुंडली में अच्छा नहीं है तो वो छाती पर तिल देगा, दिल के रोग देगा, पिता से संबंध खराब कर देगा। सूर्य पिता को भी रिप्रेजेंट करता है। और अब यही सूर्य ठीक नहीं है और उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र का जन्म है, तो आपको हार्ट डिसीज की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। 13वां नक्षत्र है जी हस्त, इसका स्वामी है चंद्रमा, इसका अंग है आरंभिक, हमारी कांख। देखिए चंद्रमा अगर अच्छा नहीं है और 6ठे भाव में है, तो माता का चरित्र और माता का स्वास्थ्य
दोनों प्रभावी हो जाते हैं। चंद्रमा माता को रिप्रेजेंट करता है। हस्त नक्षत्र का जन्म है, चंद्रमा अच्छी स्थिति में नहीं है तो ये लोग मानसिक रोगी होते हैं। इनमें सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी होती है, हर समय डर में जीते हैं। देखिए 14वां नक्षत्र है चित्रा, इसका स्वामी मंगल है। इसका अंग भी छाती पर ही मानते हैं। ये चित्रा नक्षत्र के बारे में एक बहुत अद्भुत बात बताता हूं। जितने भी आपके मित्र या संबंधी चित्रा नक्षत्र में पैदा हुए हैं, उनको दो माता का प्यार मिलता है। इसका मतलब ये नहीं है कि उसके पिता की दो शादी हो जाए, यानी माता के अलावा बुआ, मासी, दादी या कोई भी स्त्री बच्चे को माता की तरह ही प्यार देती है। चित्रा नक्षत्र में जन्म हो, मंगल अशुभ हो तो क्रोध ज्यादा आता है। छाती पर तिल या चोट का निशान भी हो सकता है। देखिए मंगल के कारण आपके जीवन में स्ट्रगल भी बढ़ सकता है। मंगल पराक्रम है ना, मंगल आपका क्रोध है। मंगल अगर ठीक नहीं है तो आप ज्यादा क्रोधी। 15वां नक्षत्र है जी स्वाति, इसका स्वामी है राहु। इसका अंग है पेट। देखिए काल पुरुष के शरीर पर सभी स्थायी नक्षत्र अश्विनी से शुरू करके रेवती तक सिर से पांव तक नीचे को चलते हैं। ऐसे ही 12 राशि भी मेष से लेकर मीन तक काल पुरुष के शरीर पर स्थान रखती है। स्वाति नक्षत्र का स्वामी राहु है। देखिए राहु के बारे में आगे भी मैंने बताया। स्वाति नक्षत्र का स्वामी राहु अगर अच्छा नहीं होगा आप थोड़े वहमी होंगे, आप हमेशा शक करोगे, डर के रहोगे। तो वैसे में कहीं कहीं राहु के बाद बहुत सारी पुस्तकों में तो राहु का प्रेडिक्शन ही नहीं है। कहीं कहीं राहु के बारे में ये लिखा है कि कुंडली में राहु अगर शुभ नहीं है तो अच्छी बात है। लेकिन राहु के बारे में एक बात आपको मैं पहले कक्षा में भी पढ़ा चुका हूं, फिर रिपीट कर देता हूं। राहु जिस ग्रह के साथ होता है वैसा ही प्रभाव देता है। यदि उस ग्रह से जैसे लाभ हानि मिलेगी वैसे ही राहु से मिलेगा। राहु जिस ग्रह की राशि में है उस ग्रह के प्रभाव भी देगा। देखिए राहु का केतु का उपाय कब करते हैं? देखिए मंगल का उपाय मंगलवार को, चंद्रमा का सोमवार को। तो राहु केतु का उपाय आप कब करते हैं? राहु आपकी कुंडली में जिस ग्रह की राशि में है, क्योंकि राहु केतु की अपनी तो कोई राशि है नहीं, तो उस ग्रह से संबंधित वार को राहु के लिए विशेष पूजा आराधना या उपाय किया जाए। 16वां नक्षत्र है विशाखा, इसका स्वामी गुरु है। इसका स्थान बिल्कुल नाभि के ऊपर है, जो नेवल है हमारी नाभि के बिल्कुल ऊपर विशाखा नक्षत्र है। देखिए गुरु ज्योतिष में दादाजी को कहते हैं। महिलाओं के लिए गुरुपति है। एजुकेशन भी गुरु से संबंधित है। विशाखा नक्षत्र में जन्म हो, गुरु अच्छी स्थिति में ना हो तो शिक्षा का, पति का और दादा का, तीनों का पक्ष नेगेटिव हो जाता है, नकारात्मक आएगा, पॉजिटिव फल कम मिलेंगे। और गुरु जिस ग्रह से युति करता है उस ग्रह के रंग नाभि के पास होंगे या नाभि थोड़ी अबनॉर्मल भी हो सकती है। 17वां नक्षत्र अनुराधा, इसका स्वामी शनि है। इसका स्थान हमारी कमर है। देखिए शनि के बाद जो हमारे शरीर पर रोम है ना, बाल है जो, ये सब शनि के हैं। अनुराधा नक्षत्र में जन्म, शनि अच्छी स्थिति में नहीं है तो शरीर पर बहुत ज्यादा बाल होते हैं। देखो शनि के जो तिल, बाल या कोई लसन आदि है ना, ये पिछले जन्मों के कर्मों से भी हो सकते हैं। क्योंकि शनि सुख दुख नहीं देते ना, शनि तो हमारे कर्मों का इनाम या सजा देते हैं। 18वां नक्षत्र है ज्येष्ठा, ज्येष्ठा का स्वामी बुध है। इसका अंग है हमारे जांघ। बुद्धशाली को बोलते हैं। आपकी प्रेम का भी बुध है, अगर वो शादी के बाद आपके जीवन में आएगी। कोई भी महिला जिसका आपसे
पत्नी के होते हुए संबंध है वो बुध है। तो बुध अगर अच्छी स्थिति में नहीं है तो व्यक्ति का चरित्र भी खराब हो सकता है। ज्येष्ठ नक्षत्र में जन्म है, बुध अच्छी स्थिति में नहीं है तो चरित्र दोष भी हो सकता है। छठे भाव में बुध हो तो मामा के परिवार में भी कुछ अशुभ हो सकता है। देखिए छठा भाव है चौथे से तीसरा, यानी माता के भाई बहन। तो अगर यहां बुध आ जाता है तो कई बार आपका पहला प्रेम संबंध नाना के परिवार में ही बन जाता है। 19वां नक्षत्र है मूल, इसका स्वामी केतु है। देखिए केतु काम इच्छा बढ़ाता है। ये जो हमारे नितंब है ना, डंब, ये है मूल नक्षत्र। देखिए केतु काम इच्छा बढ़ाता है। केतु के कारण ही चोट या सर्जरी का निशान होता है। केतु के कारण ही शहद के रंग के तिल होते हैं। केतु नौकर को भी बोलते हैं, और जो बच्चा आपका कहना नहीं मानता, चाहे वो आपका पुत्र है, वो भी केतु है। तो अगर मूल नक्षत्र का जन्म है, स्वामी केतु अच्छा नहीं है, तो बच्चा आपका कहना नहीं मानेगा, नौकर आपको धोखा दे सकते हैं, आपका स्वयं का चरित्र भी खराब हो सकता है। 20वां नक्षत्र है जी पूर्वाषाढ़ा, इसका स्वामी शुक्र है। इसका जो अंग है वो हमारे अंडर पार्ट्स हैं, लिंग और योनि, पेनिस और वेजिना। अब शुक्र ऐश्वर्य है कालपुरुष का। शुक्र के कारण सारी विलासता है ना, सारा ऐश्वर्य शुक्र से है। जीवन में जो भी सुख है वो शुक्र से है, लेकिन ये शुक्र ज्यादा भोगी बना देता है। इस शुक्र के कारण सफेद रंग के दाग होते हैं। पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में जन्म होकर अगर शुक्र नहीं है, ठीक नहीं है, तो आपको सबसे ज्यादा अपनी पत्नी का सम्मान करना है, पत्नी के प्रति वफादार रहना। 22वां नक्षत्र श्रवण है जी, 21वां नक्षत्र उत्तराषाढ़ा है, इसका स्वामी सूर्य है। इसके जो अंग है वो हमारे अंडकोश है, यूनियन पोर्ट जिसे बोलते हैं वो है। ठीक है, सूर्य सदा दिखने वाला देव है, यानी सूर्य को आप प्रत्यक्ष देख सकते हैं। अगर ये अशुभ हो जाए तो जीवन में अंधेरा हो जाता है, यानी जीवन में कुछ भी शुभ नहीं रहता। उत्तराषाढ़ा नक्षत्र का जन्म सूर्य अच्छा ना हो तो हर तरफ से निराशा मिलेगी। इस नक्षत्र में अगर चंद्रमा है ना आपके जन्म के समय, तो आपको सबसे ज्यादा जो ध्यान देना है वो अपने जीवन साथी पर देना है। 22वां नक्षत्र श्रवण है, इसका स्वामी चंद्रमा है। इसका अंग है हमारे कमर और योनि के बीच का भाग, पेड़ू बोलते हैं उसे। यहां चंद्रमा अगर शुभ नहीं है, देखिए अगर आपका श्रवण नक्षत्र का जन्म है और चंद्रमा शुभ नहीं है, तो किसी ज्ञानी विद्वान से इसका उपाय करा ही लेना चाहिए, नहीं तो ये जीवन में बैठने नहीं देगा, आपको सदा चलायमान रखेगा, आप एक जगह पर स्थिर ही नहीं रहोगे। देखिए ये जो चंद्रमा है ना, ये एक महीने में सभी 12 राशियों में भ्रमण कर लेता है और सभी ग्रहों से मिल लेता है एक ही महीने में। श्रवण नक्षत्र का स्वामी चंद्रमा श्रवण नक्षत्र में ही है और कुंडली में ये शुभ स्थिति में नहीं है, तो आप हमेशा चलायमान ही रहोगे, स्थिरता नहीं आएगी, जीवन में स्टेबिलिटी नहीं आएगी। 23वां नक्षत्र धनिष्ठा है जी, इसका स्वामी मंगल है। इसका अंग भी है हमारा शरीर और पांवों के जो जोड़ है ना, जान जिसे बोलते हैं, वो है। देखिए मंगल 1, 4, 7, 8, 12 में मंगली योग बनाता है, लेकिन मंगली के अन्य भी कुछ पक्ष हैं, उन्हें विचार कर ही किसी बच्चे को आप मंगली बोलेंगे। देखिए मंगल के बारे में आगे भी बात हो चुकी है। ये लाल रंग के तिल या निशान देता है,
देखिए पॉलिटिक्स भी मंगल से ही है। जितने ये लीडर्स हैं, जितने नेतागण हैं, जितने लोग राजनीति में हैं, इनका संबंध मंगल से ही है। अगर मंगल आपका शुभ नहीं है तो आपको राजनीति से दूर रहना चाहिए। उसके बाद आता है 24वां नक्षत्र शतभिषा। इसका स्वामी है राहु। इसके अंग है घुटने, हमारे घुटने। यहाँ शतभिषा नक्षत्र है क्योंकि राहु अगर ठीक नहीं हो तो घुटनों में परेशानी होगी, चलने फिरने में परेशानी होगी। जब घुटनों की बीमारी का वहम बना रहेगा। 25वां नक्षत्र है जी पूर्व भाद्रपद। इसका स्वामी गुरु है। इसका अंग है घुटने और पांवों के बीच में पिंडली जिसे बोलते हैं वो, यानी घुटने से नीचे का भाग और पैर से ऊपर का भाग। तो अब गुरु तो मैंने आपको बताया ना विचित्र दोष देता है। अगर गुरु कुंडली में शुभ नहीं है तो यहाँ कुछ एबनॉर्मल होगा। देखिए गुरु का शुभ होना यानी आपको शिक्षा भी अच्छे से नहीं मिली, दादा से भी कुछ प्राप्त नहीं हुआ, और आपकी जो मैच्योरिटी लेवल है वो भी डेवलप नहीं हुआ। 26वां नक्षत्र है जी उत्तरा भाद्रपद। देखिए जो अंतिम 5 नक्षत्र है ना, इन्हें पंचक बोलते हैं। चंद्रमा जब इन नक्षत्रों में होता है तब हम बोलते हैं कि ये पंचक लगे हुए हैं। तो ये घनिष्ठा से लेकर रेवती तक ये 5 नक्षत्र पंचक हैं। तो पूर्वा भाद्रपद का स्वामी गुरु है। इसका अंग हमारे टखने हैं। इसे अब क्या बोलते हैं, गिट्टे जिसे बोलते थे, नी बोल देते, जैसे KNW नी। तो यहाँ शनि का स्थान है। ये भी पैरों में ही परेशानी करते हैं। यहाँ काले रंग के तिल या लहसुन भी हो सकते हैं अगर शनि ठीक ना हो तो। शनि अगर अच्छा नहीं है तो नकारात्मक आएगी, नेगेटिविटी आएगी। आप पॉजिटिव सोचोगे नहीं। सामने वाले की में आपकी कोई हानि नहीं करनी है, लेकिन आप देखते ही उसके बारे में नेगेटिव हो जाते हो, आपकी सोच नेगेटिव हो जाती है। देखिए अंतिम नक्षत्र है 27वां रेवती। इसका स्वामी बुध है और इसके अंग है पैर। रेवती नक्षत्र में जिन भी जातक का जन्म हुआ है उनके पैरों में कुछ ना कुछ एबनॉर्मल होता है। जितने भी लोग आपके नजदीक रेवती नक्षत्र में पैदा हुए हैं, आप इस मेरी बात की तस्दीक कर सकते हैं। बुध अशुभ हो, रेवती नक्षत्र का जन्म हो, बच्चा कम बोलेगा, रूखा बोलेगा, या हकलाएगा या थकलाएगा। देखिए आज इतना ही। हमारी जो ये कक्षा है ये निःशुल्क है। हमारे चैनल पर सभी कक्षाएं निःशुल्क हैं। आप इसे ज्यादा से ज्यादा देखें, सुनें, मित्रों को दिखाएं। हमारी एक ऐप है एस्ट्रोलॉजी 24। एस्ट्रोलॉजी 24 के नाम से ही आप गूगल प्ले स्टोर पर उसे सर्च करके डाउनलोड कर सकते हैं। वहां भी हमारे विद्वान आपको सेवा देते हैं। तो आज इतना ही। नमस्कार।